हम यहाँ पे अपना दूसरा ये है जो कुछ लोग कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। ये मानसिकता पंगु मानसिकता है प्रकाश जी लोगों की, और इसको आप कभी ठीक नहीं कर सकते। इनके अंदर वो सिंड्रोम है कि हम सबसे ठीक हैं, हमको सब कुछ आता है। ऐसे लोगों की सिंड्रोम को कभी ठीक नहीं किया जा सकता और ऐसे लोगों को इसी हालात में रहने देना चाहिए। एक जवान अपनी जगह से नहीं हिला कर सकता। इतना लंबा क्यों गाया जा रहा है? हम तो इतना बड़ा गाएंगे, हमारे यहाँ तो ऐसे चलता है। भाई तुम्हारे यहाँ से चलता है तो तुम्हारा घर है इटली, पहुंचो इटली। आप एक देश के प्रधानमंत्री को किस तरह से चलाते थे पूरे देश ने देखा है। आप कैसे उनका सम्मान करते थे। कहां से आए हो आप लोग? कौन सी दुनिया में हो? इस भारत के जो वीर सैनिक है जिन्होंने अपने अंग तक इस देश के लिए नछावर कर दिए, उनके बारे में नहीं सोचते हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। ये लोग सिर्फ और सिर्फ पावर के भूखे हैं, बेशक कोई भी है। और जिस देश की वजह से तुम्हारी औकात है, हैसियत है, उस देश के बारे में तुम इस तरह से बातें कर रहे हो, हम बोलेंगे नहीं, फिर हम क्या समझें? मैडम सोनिया रोने लगी थी क्योंकि बाटला हाउस के युवकों की हत्या हो गई। तो जो सैनिक मरे थे, जो वहां पे पुलिस वाले मरे थे, वो किसी के बाप बेटे या भाई नहीं थे, किसी के पति नहीं थे। वो मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल दिमागी नक्सली हूं। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। एक कोई पूर्व चीफ मिनिस्टर कह रहा हम नए नक्सली, तो देश का आम नागरिक तो ये जानता है ना कि नक्सलियों ने इस देश के साथ क्या किया है। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, मैं हूं प्रकाश ललित और हमारे साथ हैं भारत के रिटेल लेफ्टिनेंट कर्नल विकास गुर्जर सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद। जय हिंद प्रकाश जी, जय हिंद दर्शकों। मैं आपसे फिर एक गुजारिश करूंगा, मेरा चैनल है उसको भी लाइक करिए। आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ डीएनपी पे मुझे देखते हैं और मेरे चैनल पे नहीं देखते हैं। जी प्रकाश जी शुरू करिए। क्या है कि विकास सर, आज आपसे बात करने का कारण ये है कि देश में दो डिबेट छिड़ी हुई है। सामने से आकर लोग कह रहे हैं कि जी हम हैं नक्सली, दिमागी नक्सली। दूसरा ये है जो कुछ लोग कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। एक वंदे मातरम वो है जो हमारा वाला है, वो तो ओके है, लेकिन ये वाला वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे। दर्शकों, मुझे लगता है कि एक फौजी के नजरिए से हमें आपको ये देखना चाहिए, वो यूनिफॉर्म जो हमको आपको बचा रही है, गाइड कर रही है, जो देश की सीमाओं पर है, जो वर्दी है जिसकी बड़ी इज्जत है। आज देखिए खाकी की लोग कितनी इज्जत करते हैं नहीं करते हैं, ये बोलने बताने की जरूरत नहीं है। खादी पर हमेशा एक सवाल चिन्ह रहे हैं, और उसमें भी अगर जब आप आर्मी की बात करते हो ना, तो फिर आप ये, हम लोगों का तो बचपन ऐसे ही गुजरा है कि कोई आर्मी की ट्रक है, कोई आर्मी का जवान है। इवन हमारे पिताजी के दोस्त थे, फौजी थे, रिटायर्ड थे, शंभू चाचा, उनको भी देखकर हम लोग जय हिंद ही करते थे कि अरे अरे, पापा बोलते थे को फौजी आ गए, फौजी आ गए, तो हम लोग जय हिंद करते थे। वंदे मातरम या जनगण मन बजेगा तो ये स्वतः ऐसा आता है अंदर से कि आदमी खड़ा हो जाता है, सावधान की मुद्रा में आ जाता है। ये किसी ने नहीं बताया है विकास से, बचपन से हम, ये इनबिल्ट हो गया शरीर के अंदर कि वो धुन सुनाई देती है और आप खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि देश के नेता जिन पर जिम्मेवारी है इस देश को चलाने की, जिन्होंने चलाया, जो क्लेम करते हैं कि हम इस देश को बेस्ट चला रहे थे और अच्छा चला रहे थे, 3 मिनट 10 सेकंड की कहानी है। 3 मिनट 10 सेकंड। और वो जो नया कानून बना है जिसमें नेशनल एंथम के बराबर वंदे मातरम को वो इज्जत दी जाएगी, दोनों पैरेलल हैं। और वंदे मातरम का जब गायन हो रहा है, जो कुछ किया गया कांग्रेस दफ्तर के अंदर, वो कह रही है स्टॉप 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 ऑन कैमरा, और सामने से बजे जा रहा है, बजे जा रहा है। हमारा क्या है कहना कि जिस समय नेशनल एंथम बजेगा उस समय आपको कैसे रहना है, वो तो पूरा का पूरा कंडक्ट है ना। और देश की लीडर अगर ये कर रही है, और सबसे चौंकाने वाली बात हम दर्शकों को बताने जा रहे हैं, दर्शकों ने इसको कितना ध्यान दिया नहीं दिया, ये जो विजुअल अब हम प्ले कर रहे हैं, दर्शकों इसको ध्यान से देखिए। जिस समय वंदे मातरम को प्ले किया गया, ये पीछे तमाम सुरक्षा कर्मी,
जो शायद राहुल गांधी के सुरक्षा कर्मी होंगे, खड़गे साहब के होंगे, सोनिया गांधी के होंगे, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला है। और सोनिया गांधी का एटीट्यूड तो विकास सर ऐसा है जो दिख रहा है कि कितने गुस्से में है कि जाने क्या कर देंगी। मतलब ऐसा जैसे कि लोग कहते हैं कि मतलब सांप अगर अपनी बिल से नहीं निकल रहा हो तो पेट्रोल डाल दो या केरोसिन डाल दो, या जैसे कहते थे कि डर लग रहा है तो हनुमान चालीसा गाओ। हमने पुराने सीरियल्स में देखा है कि जहां यज्ञ हो रहा है और मंत्रों का उच्चार हो रहा है, वो मंत्रों का उच्चार सुन के जो दूर कहीं राक्षस और असुरी शक्तियां बैठी हैं, वो परेशान हो जाती थी कि यार ये क्या आवाज आ रहा है, क्या देश का गौरव है वंदे मातरम या जनगण मन, जो कुछ हमारे नेशनल प्राइड का विषय होना चाहिए, उसको आप ऑन कैमरा, अगर यही करना था, आप कैमरे के पीछे कर सकते थे। लेकिन आपने ये सब तब किया, ऑन कैमरा किया, और तरह-तरह के दलील दिए जा रहे हैं। जी, हम तो वही गाएँगे जो आज़ादी के पहले कांग्रेस के अधिवेशनों में गाया जाता था, ये वाला हम नहीं गाएँगे, ये कैसे गलवा, मतलब तरह-तरह की बातें हैं। सोनिया जी कुर्सी मंगवा रही थीं, खरगे साहब के लिए, गजब की बात है। खरगे साहब के लिए कुर्सी मंगवा रही थीं, 3 ही मिनट के अंदर, और उसी 3 मिनट के इस सब बवाल के बाद खरगे साहब ने आधे घंटे का भाषण खड़े होकर दिया। ये सब देश ने देखा है, और हमने ये भी देखा जो मैंने ज़िक्र किया कि एक जवान अपनी जगह से नहीं हिला विकास सर, सब सावधान की मुद्रा में है। एक फौजी के तौर पर जब आप ये देखते हैं, इसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे अपना खुद का एक्सपीरियंस कि आप क्या फ़ील करते हैं अपने अंदर? आपको क्या लग रहा है? आप ये कैसे देश के लोगों को समझाएँगे कि क्यों जो नेशनल प्राइड के विषय हों, जो नेशनल गौरव का विषय हो, उस पर क्या किसी की तरह की बहस की गुंजाइश है? मैं मेरे बाप को बाप कहूँगा या नहीं कहूँगा, पिता पर सवाल उठाऊँगा, पिता से सवाल पूछूँगा। पिता तो पिता है विकास सर, देश देश है। देश का सम्मान करना है कि नहीं करना है, ये सवालों में पूछा जाएगा क्या अब, और वो भी इस तरीके से। विकास सर, ओवर टू यू। देखिए प्रकाश जी, मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी चीज बताता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि पार्टी का जगह थी या कोई पार्टी के लोग खड़े हुए थे, कोई भी था, वो लोग पब्लिक फिगर थे। सबसे बड़ी चीज ये कि वो पब्लिक फिगर थे, उनको बहुत सारे लोग इस देश के अंदर फॉलो करते हैं, नंबर एक। नंबर दो, जब ये लोग वहां पर खड़े थे और जब वंदे मातरम वहां पर गाया जा रहा है, अगर उनको अपने आसपास के एनवायरनमेंट का, संसद में जो चल रहा है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और उन चीजों से वो अनभिज्ञ हैं, तो क्या ये देश के उन लोगों का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं जिनके लिए खड़े होते हैं? मुझे नहीं लगता है। ये बहुत बड़ी चीज है। ये लोग सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पावर के भूखे हैं, बेशक कोई भी है। मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं बोलूंगा, किसी भी एक पार्टी के लिए, लेकिन हाँ, ये लोग सिर्फ और सिर्फ पावर के भूखे हैं। इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि हमारे देश के जो सम्मान के प्रतीक हैं, हमारे देश के सम्मान में जो गाने गाए जाते हैं, जो गान गाए जाते हैं, या जो गीत है हमारा, उसके सम्मान से इन लोगों को कोई भी कुछ भी लेना देना नहीं है। जब एक फौजी बंदा जो उनकी सुरक्षा में खड़ा है और वो वहां पर बिल्कुल अड़िग, बगैर किसी मूवमेंट के वहां पर पीछे खड़ा हुआ था, वो वहां पर लगातार सिर्फ और सिर्फ सावधान की मुद्रा में खड़ा हुआ था, और वहां पर वो लोग बोलते हैं कि इसके लिए कुर्सी लेके आओ, इतना लंबा क्यों गाया जा रहा है, हम तो इतना बड़ा गाएंगे, हमारे यहाँ तो ऐसे चलता है। भाई, तुम्हारे यहाँ से चलता है तो तुम्हारा घर है इटली, पहुंचो इटली जल्दी से, पहली ट्रेन और पहली फ्लाइट तुरंत, और रफू चक्कर तुम्हारे देश में जाओ, वहां पे बहुत जगह है। हमारे देश में रहना है तो हमारे देश की तरह सोचना होगा, हमारे देश के सम्मान के प्रतीकों के बारे में सोचना होगा, हमारे देश के गान के बारे में सोचना होगा और गीत के बारे में सोचना होगा, और उसका पूरा सम्मान करना पड़ेगा। आप कुछ भी हैं, आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आपको इस देश की भावनाओं को आहत करने का अधिकार किसी ने भी नहीं दिया। आप सिर्फ और सिर्फ इस देश के आम नागरिक हैं इस वक्त। बेशक आप किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या एमएलए है, कुछ भी हो, पहले आप इस देश के नागरिक हैं। पहले इस देश के प्रतीकों का सम्मान करना सीखिए। शायद आपने वो सीखा नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि सम्मान किया कैसे जाता है।
आप एक देश के प्रधानमंत्री को किस तरह से चलाते थे पूरे देश ने देखा है। आप कैसे उनका सम्मान करते थे। तो आपसे हम किस तरह के सम्मान की उम्मीद कर सकते हैं। आप जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ पावर के भूखे हैं। एक सैनिक, अब आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, एक सैनिक जिसका पैर नहीं है, वो अभी 2 दिन पहले की बात बता रहा हूं प्रकाश जी, उसका पैर नहीं है, बैसाखी लेकर खड़ा हुआ है एक सिंगल पैर से, एक हाथ नहीं है, खड़ा हुआ है इस देश के गीत के और गान के सम्मान में, इस देश के प्रतीकों के सम्मान में। आप उसके बारे में क्या बोलेंगे। क्या वो, उसको कुर्सी की जरूरत नहीं थी। अरे उसने तो अपने अंग दान दे दिए इस देश की सुरक्षा में। उसके बारे में क्या सोचते हो आप लोग। उनके बारे में तो बात ही नहीं करते हो यार। कहां से आए हो आप लोग, कौन सी दुनिया में हो। इस भारत के जो वीर सैनिक है जिन्होंने अपने अंग तक इस देश के लिए नछावर कर दिए, उनके बारे में नहीं सोचते हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, सिर्फ और सिर्फ राजनीति। अरे इससे बढ़कर ये देश है, इस देश के बारे में सोचो। जब इस देश के प्रतीकों का सम्मान करना सीख जाओगे तो इस देश की जनता तुम्हारा सम्मान करना सीख जाएगी। तुम्हारे जैसे लोग इस देश को सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। और एक सैनिक ऐसे इंसान का साथ कभी नहीं देगा जो आप लोग कर रहे हैं। आपके पीछे खड़ा हुआ सैनिक सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, लेकिन आपने इस देश के प्रतीकों के प्रति जो आपका कर्तव्य था उसका पालन नहीं किया। जी प्रकाश जी। ये तो देश के लिए बड़ी विडंबना का सवाल है भाई। आप लोग राजनीति करिए, करते ही हैं, कर ही रहे हैं, करते ही रहेंगे, लेकिन देश की सिंबल्स के साथ दुनिया में कौन सा और ऐसा देश है जो अपने प्रतीकों के साथ जनगण मन बजेगा तो हम खड़े नहीं होंगे। हमारा अधिकार है। आप हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। सिनेमा हॉल्स में थोड़े समय के लिए मुझे याद है सरकार ने शायद ये किया कि फिल्मों से पहले राष्ट्रगान बजेगा, नेशनल एंथम बजेगा। लोग उस पर डिबेट कर रहे हैं, कह रहे हम कैसे खड़े होंगे। लोग फिल्म देखने किस मूड से जाते हैं, वहां क्यों खड़े होना है। अरे भाई, हम अपने, ये वो लोग हैं जो पता नहीं अपने बाप को इन्होंने बाप कहा कि नहीं कहा, मां को मां कहते हैं कि नहीं कहते हैं। हम नहीं कहेंगे आज हमारा मूड नहीं है। बाप हर हाल में बाप है भाई। जिस देश में आप पैदा हुए, जिस देश का खा रहे हो, पी रहे हो, और जिस देश की वजह से तुम्हारी औकात है, हैसियत है, उस देश के बारे में तुम इस तरह से बातें कर रहे हो, हम बोलेंगे नहीं, फिर हम क्या समझें। बताओ फौजी, आप ये एक चीज हमको बताइए कि जब आप लोगों को ये लगता होगा, अब तो खैर आप रिटायर हो गए, आपको ये लगता है कि यार इस तरह के लोगों ने शासन किया है देश पर, दुनिया भर की चीजें हम लोग आज के दौर में देखते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, किस तरह से लोग किन देशों में जाकर क्या करते हैं, कैसे दुनिया की एजेंसीज अपनी असेट्स जो है प्लांट करते हैं। जब इस तरह की चीजें खुले तौर पर हो रही हैं, तो दिमाग में क्या आना चाहिए। हम बतौर नागरिक क्या सोचें कि जब सोनिया गांधी सुपर बॉस आज भी हैं, कल भी थी, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, देश को ये लोग कैसे चला रहे होंगे, किस मिजाज के साथ चला रहे होंगे। और क्यों फिर कोई ऐसा कह देता है कि हाँ जी मैडम सोनिया रोने लगी थी क्योंकि बाटला हाउस के युवकों की हत्या हो गई। तो जो सैनिक मरे थे, जो वहां पे पुलिस वाले मरे थे, वो किसी के बाप बेटे या भाई नहीं थे, किसी के पति नहीं थे। वो जिन लोगों हाँ, ने लेकिन मैडम तो प्रकाश जी, ये बात ना एक्चुअल में मैं बहुत सालों से मेरे को याद थी और आज ये बात आई। एक छोटी सी बात है, एक इंसान एक टेररिस्ट के मरने पर रोता है। जब एक सैनिक, एक पुलिस वाला अपने देश के लिए जान देता है, तो क्या आपका उसके लिए आंसू नहीं निकलता। आप लोग क्या बोलते हैं, एक सैनिक तो मरने के लिए देश के लिए सीमा पे जाता है। क्यों भाई, वो मरने क्यों जाता है। वो मरने के लिए तो उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, उसने अपने देश के लिए लड़ाई या जीतने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। भाई वो देश के लिए लड़ाई जीतने गया वहां पे, वो मरने के लिए नहीं गया। जब उसको गोली लगती है ना, तो उसके पीछे उसका पूरा परिवार है जिसके बारे में आप सोचते भी नहीं हो। किसने सोचा, किसी ने भी नहीं सोचा। कोई भी आया, कोई भी गया, सब एक जैसे। ये लोग एक ही थाली के हैं। ये लोग आ गए दूसरे देश से, यहां पे आके बैठ गए और इनका एक काम है इस देश को अंदर से खोखला करना, और ये पिछले 50 सालों से खोखला कर रहे हैं। इन लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों का सिर्फ एक ही एम है, इस देश को किसी भी तरह से टुकड़ों टुकड़ों में बांट के रखना,
और धर्म और संप्रदाय के नाम पर बांट के रखना और अपनी रोटियों को सेकते रहना। नंबर 1। नंबर 2, एक सैनिक के तौर पर मैं आपको एक चीज बता दूं, जब एक सैनिक ऐसी चीजों के ऊपर बहस होते हुए देखता है ना, तो ये सोचता है, अरे ये किसके लिए कर रहा हूं मैं अपने लिए कर रहा हूं कि अपने देश की रक्षा। ये लोग खादी पहनकर यहां पर इन तुच्छ चीजों के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं, ये छोटी छोटी तुच्छ चीजें जिनके ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे भाई, मेन हम एक सैनिक हमेशा अपने देश का झंडा हाथ में लेकर लड़ाई लड़ता है। जब आप किसी यूनिट में जाएंगे तो आपको पता होगा आर्मी का जो मोटो है वो क्या है, नाम, नमक और निशान। नाम इस देश का, नमक इस देश का और निशान इस देश का। हम उसके लिए लड़ रहे हैं। आप किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हो भाई? आप उस निशान के लिए लड़ाई लड़ रहे हो। आप उस निशान के ऊपर इतना सारा आपने पिछले 2-3 दिनों के अंदर मतलब ऐसा कर रखा है कि पूरा देश आपने अधर उठाया हुआ है। अरे आप किस तरह के लोग हैं? आप किन लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं? एक छोटे से एक तबके का? अरे पूरे देश का नेतृत्व करने की क्षमता रखिए ना भाई। 20% की नेतृत्व अगर करने की कोशिश करेंगे तो 80% को भूल जाओगे। तो उन लोगों के बारे में भी सोचो जिनको आप अभी इस वक्त नेतृत्व कर रहे हो। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आए हो, आप क्या नेतृत्व कर रहे हो उनका? आप इस देश के प्रतीकों का सम्मान नहीं कर रहे हो। आप सैनिकों का सम्मान नहीं कर रहे हो। आप उनके दिल को आहत कर रहे हो। मैं बड़ा सिंपल और नॉर्मल तरीके से आपको बोल रहा हूं, एक सैनिक जो देश की सीमा पे खड़ा है, वो गोली खाने के लिए तैयार है, सिर्फ अपने देश के सम्मान और उन प्रतीकों के लिए। नाम, नमक और निशान। लेकिन आप उसके लिए क्या कर रहे हो? आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ झूठी राजनीति कर रहे हो। सिर्फ राजनीति, उसके अलावा कुछ नहीं। आपने पिछले 2 दिनों के अंदर जो इन प्रतीकों के ऊपर किया है, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर कभी कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए। अरे भाई, इस देश के रहने वाले हम लोग हैं, हम हिंदी बोलने वाले हैं, हम बंगाली बोलने वाले लोग हैं, हम तमिल बोलने वाले लोग हैं, कन्नड़ बोलने वाले लोग हैं, मलयाली बोलने वाले लोग हैं, तो हमारे जो राष्ट्रगान हैं, हमारे जो राष्ट्रगीत है, वो इन्हीं भाषाओं में होंगे ना। अब वंदे मातरम को वंदे मातरम ही बोलेंगे ना भाई, कुछ और थोड़ी बोलेंगे। अगर उसको बंगला में लिखा हुआ है तो उसको इंग्लिश में थोड़ी में लिख देंगे। इंग्लिश में तो कुछ और होगा वो। अब जय हिंद को जय हिंद ही लिखेंगे ना हिंदी में भाई, कुछ और थोड़ी लिखेंगे। अब वंदे मातरम भाई, हम अपने देश को मां की तरह मानते हैं भाई। क्या कर सकते हो तुम उसमें? तुम नहीं मानते, तुम्हारे वहां नहीं लिखा हुआ। तुम्हारे लिए तो पता नहीं कौन कौन सी लैंड्स होती हैं, फादरलैंड मत। हमारे भी अंदर जज्बात है ना, उन जज्बातों के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन तुम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति के लिए अपनी रोटियां सेकते हो और कुछ नहीं करते हो। कोई भी, मैं सभी पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूं, किसी ना किसी बात पर आप लोग सैनिकों को आहत करते ही हो, क्योंकि एक सैनिक आपके लिए सिर्फ एक खिलौना है जो अच्छा मरने के विकास लिए सर, ये तैयार है। बताओ, ये जो हम स्क्रीन पर बार बार दिखा भी रहे हैं, जिस समय ये सब कुछ हो रहा है और सोनिया गांधी इशारा कर रही हैं, खरगे साहब की तरफ देख रही हैं, राहुल जी किसी को बुला रहे हैं और ये सब हो रहा है, ये सब वंदे मातरम के दौरान हो रहा है। वो 3 मिनट बर्दाश्त नहीं हो रहे। ऐसा जैसे मछली को पानी से खींच लिया हो, ऐसा जैसे आपने अचानक जाने क्या सुन लिया हो। और पीछे खड़े उन सुरक्षा कर्मियों को आप देखिए। ये लोग अपनी अपीजमेंट कर रहे हैं प्रकाश जी, सिर्फ अपीजमेंट। एक सैनिक अपने देश के सम्मान के लिए हमेशा सावधान खड़ा रहेगा, अलर्ट खड़ा यही रहेगा। मैं वो कह लोग रहा हूं अलर्ट सर, खड़े हैं पीछे, वो इसीलिए अलर्ट खड़े यही हैं। मैं कह रहा हूं। लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर लोगों को, एक कम्युनिटी को सिर्फ अपीज करने के लिए सारा का सारा गोरख धंधा अपना रहे हैं, सिर्फ और देखो सिर्फ वो एक छोटी सी सुरक्षा में लगे हैं, कम्युनिटी को। वो सुरक्षा में लगे हैं, वो नेता ये सब कर रहे हैं। उस दौरान भी वो वहां से नहीं हिले कि वंदे मातरम जब तक पूरा नहीं होगा वो हिलेंगे। इन लोगों को कोई शर्म नहीं है। पहली बात तो प्रकाश जी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितनी डिबेट कर लीजिए, आप कितना इनको बोल दीजिए। ये लोग अपनी दिमागी मानसिकता से बिल्कुल पंगु हो चुके हैं। ठीक है, अभी एक अच्छा वर्ड भी विकास आया सर, था। एक चीज, जी, जी प्रकाश जी, बोलिए बोलिए बोलिए। अब हम जैसे लोगों को जो कह देंगे अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं, या अरे अरे ऐसे कैसे आपने बोल दिया, मुझे एक चीज बताओ यार, मैं ये नहीं नहीं समझना प्रकाश जी, चाहता हूँ मैं कि यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा।
आपको किसी की स्टैंप की क्या जरूरत है कि आप अल्ट्रा नेशनलिस्ट हो? मैं हूं, मैं फौज में गया था। मैं आपको, अगर अल्ट्रा से भी कोई बड़ा वर्ड है, मैं उस तरह का नेशनलिस्ट हूं। मैं इस देश के लिए सब कुछ कर सकता हूं क्योंकि ये मेरा देश है। मैंने इस देश की सुरक्षा की कसम खाई थी। अगर मुझे उस देश की तरतीब को बिगाड़ता हुआ, इस देश की इज्जत को कम करता हुआ, इस देश के नाम और नमक और निशान के ऊपर कोई आहत या फिर धब्बा लगाता हुआ मिलेगा, तो मैं उसके बारे में बोलूंगा। ये मेरा कर्तव्य है और आपका भी कर्तव्य यही है, आम नागरिक के तौर पर। बेटा लेकिन सर, अगर इस मैं एक वजह चीज से समझता हूँ। आपको इस वजह से आपको कोई बंदा अगर बोल दे आप अल्ट्रा नेशनलिस्ट हो, अच्छा है ना, हूं, क्या कर नहीं लोगे? नहीं, तुम हो क्या? मुझे मुझे नहीं फर्क हो। नहीं पड़ता है इस तो बात से। इनकी औकात नहीं है, इनकी औकात मुझे सिर्फ मुझे अपीजमेंट है। मुझे फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मैं बस ये समझना चाह रहा हूँ, मैं राइटिस्ट हूँ, मैं लेफ्टिस्ट हूँ, मैं सेंट्रलिस्ट हूँ। मुझे एक चीज बताओ, जिस बाप ने पैदा किया है उस बाप को बाप ही बोलेंगे, पिता ही बोलेंगे ना, कि नहीं, कुछ ये उस और भी बाप को बाप उसका? नहीं बोल सकते। नहीं, ये लोग उस बाप को बाप नहीं बोल सकते। मैं बता देता हूँ क्यों नहीं बोल सकते। क्योंकि ये सारे के सारे इस देश में कहीं ना कहीं से नाजायज तौर पे आए हुए लोग हैं। सच्चाई तो ये है, आपको दिखता तो है ना, मैं मेरी सब माँ तो को साफ माँ दिखता है। ही तो कहूंगा ये विकास नाजायज तौर सर। पे आए हुए लोग हैं। ये धरती, ये ये नहीं देश मेरी बोलेंगे। माँ है। अरे नहीं भाई, ये कैसे बोल देंगे? अगर इन्होंने बोल दिया ये देश इनकी माँ है, तो भैया इनका वोट बैंक खिसक जाएगा ना। कहां से आएंगे, कहां से जीतेंगे ये? एक देखो ना, पहले ये बंदे यूपी में जीतते थे और आज कहां से जीत रहे हैं? कॉर्नर पे चले गए हैं, हाशिए पे। उससे समझ में आता है कि इन लोगों का दिमाग कहां पर काम कर रहा है। इनको वोट कौन दे रहा है? देखिए, वो लोग भी समझदार हैं। इनकी सारी की सारी कहानी सभी लोग समझेंगे। ये देश एक है, कोई फर्क नहीं पड़ता धर्म और जात के नाम पर। इन लोगों ने बांट के रखा हुआ है बस। अच्छा धीरे अच्छा धीरे सब विकास सर, समझ जाएंगे। एक और चीज जो लोग हमसे शायद ये कह सकते हैं, हमारा वीडियो जिन तक पहुंचेगा वो ये कहेंगे कि अरे आप लोग बात को आप बतंगड़ बना रहे हैं, ये तो बात हो गई, खत्म हो गई और सफाई भी आ गई। ये यार इतना आसान है क्या यार, एक काम कि करो, तुम? आप ना किसी का मर्डर कर दो, किसी का मर्डर कर दो और फिर बोल दो यार गलती हो गई, गलती हो गई। तो क्या होगा फिर? आपको सजा मिलेगी ना। जब आपने देश का कानून बनाया हुआ है कि आपको राष्ट्रगान के लिए सावधान खड़ा होना है, राष्ट्रगीत के लिए 3 मिनट 10 सेकंड आपको खड़े रहना है, और इससे पहले ये बजेगा, उसके बाद ये बजेगा। बड़ा सिंपल है। इस कानून के हिसाब से आपने क्या उस व्यक्ति को सजा दी? मैं मांगता हूं कि जिस व्यक्ति ने इस चीज की तौहीन करी है उसको सजा मिलनी चाहिए। क्या उनको सजा मिली? सफाई देने से सजा नहीं मिलती ना भाई। अगर आप किसी का नमूना नहीं बनाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? लोग तो सम्मान करना छोड़ देंगे। पहले लोग बोलते हैं हम तो वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हमारा धर्म अलाउड नहीं करता। भाई क्यों नहीं करता अलाउ? तुम भाव, हमारे यहाँ एक कहावत है, बहुत सिंपल सी कहावत है कि जिसकी, हमारे यहाँ बहुत सिंपल सी कहावत है, अगर आप किसी का दिया हुआ खा रहे हो तो आपको उसकी नौकरी भी करनी पड़ेगी और उसका कहना भी मानना पड़ेगा। आप किसका दिया खा रहे हो? इस देश के नाम का खा रहे हो, इस देश के नाम से खा रहे हो। आप मेहनत कर रहे हो दूसरी बात है, लेकिन ये देश आपको दे रहा है, इस देश के नाम से है। आप इस देश से बाहर जाओ, किसी और देश में जाओ, कमाओ, वहां पे खाओ। लेकिन अगर आप इस देश के नाम से अपनी रोजगारी चला रहे हो, अपने इस देश के नाम से आप जी रहे हो, तो भाई इसके बारे में सोचो ना। आप नहीं सोचोगे क्योंकि आपका दिमाग ना आपको उस तरफ जाने नहीं देता। कैसे जाने देगा? आपके दिमाग के अंदर तो कुछ और घुस गया है, एक कीड़ा है। वो कीड़ा आप निकाल नहीं पाओगे क्योंकि आप लोगों को सिर्फ ये लगता है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ जाना ही आपको फायदा देगा, और एक 80% लोगों की जो कम्युनिटी है उसको जब तक आप उसके अगेंस्ट रहोगे तब तक लोग आपके साथ रहेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी ये है। और ये कीड़ा आपका कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि ये कीड़ा आपका ऐसा कीड़ा है जिसका कोई इलाज नहीं है। इस दुनिया और में हर बीमारी का इलाज हो सकता है, लेकिन इनके दिमाग के कीड़े का इलाज नहीं हो सकता। कीड़े तो इनके बहुत और सारे ये हैं, कीड़ा, लेकिन जो दिमाग का कीड़ा है ना वो और कभी ठीक नहीं हो सकता। और ये कीड़ा है भी खानदानी, पुराने समय से हाँ, चला आ रहा है। खानदानी है, बिल्कुल। बिल्कुल खानदानी कीड़ा है, वो कभी खत्म नहीं होगा। और ये कीड़ा यहाँ से आया भी नहीं है ना, कीड़ा आया 7 समंदर पार से। प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी। इन लोगों ने सारी की सारी जो गाइडेंस है ना लेनी तो वहीं से है। आपको क्या लगता है प्रकाश जी, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग सिर्फ और सिर्फ देश के नाम पर गोरख धंधा कर रहे हैं। ये अपनी मर्जी चला रहे हैं। इन्होंने नाम के लिए अध्यक्ष बना रखे हैं, नाम के लिए कुछ और कर रखा है, लेकिन सारी की सारी पावर्स तो इन्हीं के हाथ में है। एक बंदे को बीच में लाकर खड़ा कर देते हैं
अरे भाई तुमने शशि थरूर को क्यों नहीं बनाया अपना अध्यक्ष? बस मुझे एक बात का जवाब दे दो, उससे ज्यादा समझदार इंसान कौन है? उसको उसने इस देश को रिप्रेजेंट भी किया इस गवर्नमेंट के दौरान, तो लेकिन समझदार है आपने इसलिए उसको तो नहीं अपना अध्यक्ष बनाया। क्यों नहीं बनाया? समझदार आदमी की कोई जरूरत नहीं है वहां। अरे भाई अगर वहां वो जो समझदार व्यक्ति आदमी को बना देंगे ना, इनका पत्ता साफ हो जाएगा ना, इनका वहां जो पत्ता व्यक्ति साफ होगा तो समझदार फिर है, वो समझदार कह तो रहा है कि हमारा वाला वंदे मातरम बजाओ, हमारा वाला वंदे मातरम। इनका कुछ नहीं हो एक और सकता। चीज हुई है, एक और चीज हुई है अभी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई हमने जंगलों से नक्सलियों को खत्म कर दिया है। ये दिमागी नक्सली हैं कुछ। दिमागी नक्सली कहने का मतलब उनका जो मैं समझ पाया वो सिंपल है। वो राइटर्स, वो ऑथर्स, वो इतिहासकार, वो साहित्यकार, वो अध्यापक जो यूनिवर्सिटीज में हैं और कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जो कहते हैं कि ये अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जिनका सपना है कि धारा 370 की कोई जरूरत नहीं है ना? जो कहते हैं कि भारत जो है वो ऐसे नहीं होना चाहिए, भारत को पाकिस्तान से बात करना चाहिए, आपको पहलगाम का जवाब नहीं देना चाहिए। जिन्होंने क्यों नहीं कहा देना कि चाहिए? हाफिज साहब, जो कहते थे दाऊद भाई, जिन्होंने कहा ओसामा साहब, ये सब जो कहा, उन्होंने कहा कि हाँ यार इस तरह के लोग जो हैं अर्बन नक्सल से आगे, उन्होंने कहा अर्बन नक्सल से अगला आसान टर्म उन्होंने दिया, बोला दिमागी नक्सल। ये क्या है? चूंकि इन्फ्लुएंशियल जगहों पर है, पैसा है, फंडिंग है, ताकत रखते हैं, अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेजीदार लोग हैं, तो लोगों को प्रभाव में लेने की क्षमता तो है इनके पास। ब्रेन वॉश अच्छा करते हैं, मतलब ये वो वाली बात है जैसे हाफिज सईद अपनी तकरीरों से आतंकी बनाता है, बढ़िया तकरीर करता है और आदमी जाके कहीं फट जाता है। वही दिमागी नक्सल जो देश में किसी को कह देता है बेटा तुम कॉकरोच हो, उसको कह भी वो तिलचट्टा रहा है और तिलचट्टे को लग रहा है कि उसको सम्मान मिल रहा है, और वो जाके सड़कों पर पुलिस की लाठी, पुलिस की गोली सब खाने को तैयार है, देश के सिस्टम को बर्बाद करने को तैयार है। तिलचट्टे को बताया या जिसको भी कि भाई इस देश में कुछ भी अच्छा नहीं है, कि भाई जिस कश्मीर को प्रोटेक्ट करते हुए हजारों सैनिक इस देश में चले गए, शहीद हो गए, न जाने कितनी माओं ने अपने बेटों की चिता को जलते हुए देख रहा है, वहां कोई कह रहा है कि कश्मीर हमारा है या नहीं, कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। उनको कहा उन्होंने दिमागी नक्सल, और ऐसे लोग लोगों को प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा इसका शिकार करना है यार, इसकी नस्ल खत्म कर देनी है जो जंगलों में हमने की। अब दिक्कत यह है, न प्रकाश का नाम लिया न विकास का नाम लिया, उन्होंने कहा है दिमागी नक्सल। अब भाई जो है उसको लगना चाहिए। अब दिक्कत यह है कि पता नहीं वो लोग आगे से आके कह रहे हैं भाई साहब हम हैं दिमागी नक्सल। अब इसमें पी चिदम्बरम साहब हैं, इसमें एक भाई साहब पुराने मुख्यमंत्री थे, वो भी कह रहे भाई साहब हम भी हैं, सब मिल के कह रहे भाई साहब हमें। चिदम्बरम साहब देश के होम मिनिस्टर रहे और उनके रहते देश में 5,000 लोगों की जान चली गई नक्सली हिंसा में। वो छोड़ो सर, पूरी की पूरी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस लीडरशिप खत्म हो गई उसी चिदम्बरम के होम मिनिस्टर रहते हुए, और वो कह रहे हैं कि हम नक्सल हैं। अरे यार, कल को तो ये लोग खुला कह देंगे पीएम कुछ ऐसा कर दे। ऐसे पीएम का तो यही है कि वो तो मधुमक्खी के छत्ते पे निशाना मारते हैं, फिर अपना भिनभिनाते रहो। ये तो कल को मुझे ये लग रहा है जिस बीमारी से ये ग्रसित है, कल को ये लोग सामने से कहेंगे हाँ हम हैं पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी हैं। ये हालत होने वाली है। ये तो दिमागी बीमारी है सर। आप बताओ, नक्सल समस्या इस देश में कितने सैनिक चले गए, उसमें कितने आम नागरिक चले गए, आदिवासी इलाकों की बेटियां उठा करके ले जाते थे, उनकी आबरू लूटी है इन लोगों ने। वो इलाके जिन्होंने कभी जल जंगल जमीन की लड़ाई के नाम पर इन लोगों ने सड़क नहीं बनने दिए, विद्यालय नहीं बनने दिए, 500 से ज्यादा स्कूलों को उड़ा दिया। उस तरह की माइंडसेट को चिदम्बरम जैसा आदमी कह रहा है, जो होम मिनिस्टर रहा, वो कह रहा है कि हम हैं नक्सली। और ऐसे और भी नेता आ रहे कह रहे हैं हम हैं नक्सली। ये कौन सा चूरन चाट रहे हैं सर? सब चल क्या रहा है देश में? मोदी विरोध करते करते ये लोग तो जाने कहां जाकर खड़े हो गए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है।
यहां मैं प्रकाश जी आपको ठीक करूंगा। मोदी विरोध करते करते ये लोग कब देश विरोध पे पहुंच गए पता ही नहीं चला इनको भी। नंबर एक। नंबर दो, आपने बोला कि प्रधानमंत्री ने तो सिर्फ ये बोला कि जो दिमागी नक्सली हैं, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। तो इस पे मुझे एक बात याद आई। एक बार एक गुरु अपने उसको बोलते हैं शिष्य को, बेटा तीर चलाओ। तो शिष्य बोलता है कि गुरुजी मैं तीर कहाँ चलाऊं? बेटा आप तीर चलाओ, तीर अपने आप जो उड़ता हुआ तीर है उसको लेने वाले बहुत मिल जाएंगे। तो ये वही था, गुरुजी ने तीर चलाया और उड़ता हुआ तीर लेने वाले बहुत मिल गए। ठीक है, क्योंकि गजब है एक्चुअल भाई। में निशाना वही थे, निशाने बहुत हैं। अब प्रॉब्लम क्या है इन लोगों की, ये लोग ये सोचते रहते हैं कि ये बड़े सोफिस्टिकेटेड टाइप इंसान हैं, ये बड़े पढ़े यस लिखे यस हैं, हाँ, इनको अंग्रेजी यस बोलनी बड़ी यस, अच्छी आती है, रेड वाइन तो पीने ये वाले। बड़े, हाँ, ये लोग बहुत ज्यादा समझदार है। तो यही अर्बन नक्सल है। अरे भैया तुम्हारे जैसे अर्बन नक्सल पैरों के नीचे ना पड़े हुए मिलते हैं। ठीक है, रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि तुम्हारी जो मानसिकता है, वो मानसिकता उस पैर के नीचे जो मिट्टी पड़ी है ना, उसके बराबर की मानसिकता है। और तुम लोगों ने पढ़ा लिखा होने का जो नुकसान इस देश को किया है, वो इस हाँ देश का हाँ, नागरिक जब समझने लगेगा ना, तो तुम लोगों को कभी सर छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी और अपना मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। बताइए, एक एक लाइन, वो लड़की है एक, वो आयशा, हाँ, आयशा वालों की स्टूडेंट फेडरेशन की प्रेसिडेंट है, स्टूडेंट विंग की, कह रही है, और इसमें वो गौरव फील, हम लोग इस पे बात कर चुके हैं पहले भी, गौरव फील करते हैं कि मेरे पिता फौज में है, हाँ, और मेरे पिता को ने जो है मुझसे पिछले 10 साल से बात नहीं की है, क्योंकि मैं लेफ्ट विंग से जुड़ी हुई हूँ। वो मुझसे कहते हैं कि तुम हमारे लोगों को मारते हो, हमारे फौजियों को मारते हो। और ये बताते हुए उसको गौरव हो रहा है कि उसका फौजी पिता उससे बात नहीं कर रहा है। अब एक फौजी से बेहतर कौन समझेगा, एक पिता से बेहतर कौन समझेगा कि उसकी बेटी कैसी है, फौजी से बेहतर कौन समझेगा कि कौन गद्दार कौन सही। हाँ सर, कंटिन्यू करिए। देखिए प्रकाश जी, इन लोगों का ना जो मानसिकता जो दिवालियापन है ना, वो और ज्यादा चरम पे पहुंचेगा। लेकिन पहले बात करते हैं ये जो अर्बन नक्सली हैं, बिल्कुल आप एक चीज देखिएगा, डाउन द लाइन और पुराने समय से आप देखिएगा, सारी चीजें बिल्कुल क्रमवार तरीके से। आज से 2000 साल पुरानी जो हिस्ट्री है हमारी, उसको आपने कितना पढ़ा है? और उसमें जो पढ़ा है, वो कौन सी चीजें आपने पढ़ी है? क्या एक पर्टिकुलर राजा या एक पर्टिकुलर जो उनका वो था, वंश था, क्या वही सिर्फ इस देश को वो करके रखा क्या उन्होंने? मतलब एक पर्टिकुलर क्लैन, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हजार साल तक इस देश के ऊपर राज करते रहे, सिर्फ एक रीजन के अंदर। लेकिन इस देश के अंदर तो और बहुत सारी रीजन्स थी, उनके बारे में तो आपने कहीं पढ़ाया नहीं ढंग से। आप सिर्फ एक ही देश, एक ही खानदान के बारे में पढ़ाते गए, फिर देश आजाद होता है। एक पर्टिकुलर खानदान 60 साल तक इस देश के ऊपर राज करता है, उसके बारे में पढ़ाते गए, उसके नाम पर सारे के सारे स्कूलों के नाम, सारे कॉलेजों के नाम, सारे जंगलों के नाम, मैं तो बोल रहा हूँ ना, मेरे ख्याल से उन्होंने शेरों के नाम भी नहीं रख दिए, जो इनको अगर बस चलता ना, ये जानवरों के नाम भी अपने अपने नामों के ऊपर रख देते, इन नदियों के नाम भी अपने नामों पर रख देते। जैसे ही कनाल बनानी शुरू करी, कनालों का नाम भी इन्होंने, जो अपनी नहरें होती है, नहरों का नाम भी इन्होंने अपने नामों से रखना शुरू कर दिया। कहीं तो अपनी छाप इन्होंने ऐसी जगह कहीं छोड़ी नहीं जहां पे इन्होंने अपनी छाप ना लगाई हो। तो ऐसे लोगों को आप अर्बन नक्सली नहीं बोलोगे तो किसको बोलोगे? वो बिल्कुल खुल के बोल रहे वो हैं, हाँ भाई सच में है वो लोग, और मैं मानता हूं, और उसका रीजन है बहुत बड़ा। एक इंसान जब होम मिनिस्टर रहता है, उसके टाइम में जो आप बोल रहे थे, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी लीडरशिप खत्म करा दी। उन्होंने क्या उनके खिलाफ एक्शंस लिए थे? कोई एक्शन नहीं लिया था। हर दूसरे दिन वहां पर एम्बुश होते थे, नक्सली लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। अचानक से क्या होता है कि 10 साल के अंदर देश का नक्सलिज्म खत्म हो जाता है भाई? इसका मतलब देश के अंदर विल कसम की से, कमी थी, सरकार के अंदर कसम से। विल की कमी थी। बहुत क्लियर है ना, विल की कमी थी, वरना तो इतना टाइम नहीं लगता इसका। और दूसरा, जहां इनको जरूरत थी, वहां पर सारी की सारी चीजें शांत हो गई। जहां पर इनको लगता है कि यहां पर चीजों को शांत करने से इनको फायदा नहीं होगा, या देखिए क्या होता है ना, आपको एक छोटा सा आपको वो बताता हूं उदाहरण, आप इसको किसी भी तरह से ले सकते हैं। आपको हमेशा ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जो आपके अपोजिशन वाले टारगेट्स हैं उनको खत्म कर दे, या फिर जो लोग आपकी बात नहीं मानते उनको खत्म कर दे। तो आप ऐसे लोगों को हमेशा जिंदा रखते हैं जो आपकी जरूरतों का ध्यान अपने से ज्यादा रखें। जब इनको लगता है कि यहाँ का पर्टिकुलर इंसान उनकी बातें नहीं मान रहा है, तो हो सकता है वो गायब हो जाता हो और नाम किसी और पर लग जाता हो। तो ऐसी चीजें तो आपको मिलेंगी ना हर जगह।
समझिए, तार जोड़ने की जरूरत है प्रकाश जी, इन तारों को जोड़ना जरूरी है। इंसान हमेशा अपने फायदे की चीजों को थोड़ा सा तैयार रखता है और हमेशा थोड़ा सा जागृत रखता है। तो भाई, नेशनलिज्म अगर देश में जागृत था तो किसका फायदा हो रहा था, ये भी तो सोचने की जरूरत है। किसने किया था, कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, उसके बाद उस राज्य में क्या हुआ और उसके बाद बाकी राज्यों में क्या हुआ। ये पूरी की पूरी डाउन द लाइन एक चेन है। आप देखिएगा, पूरा नक्सलिज्म का जो मैप बनाओगे ना आप, देश का एक पर्टिकुलर कोस्ट लाइन है जहां पर बनता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर कोस्ट लाइन है जहां पर बनता है। ऐसा क्या था वहां पर, क्यों किया इन लोगों ने, किसका फायदा था, इसके ऊपर सोचने की जरूरत है हमारे दर्शकों को। अगर आप ये डालोगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। पूरी के पूरी एक डॉट्स हैं, उन डॉट्स को जोड़ो आप, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। फायदा किसका हो रहा था, कौन सी इंडस्ट्रीज को फायदा हो रहा था, कौन से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स पे ये चीजें चल रही थी, कौन सी गवर्नमेंट उस वक्त थी वहां पर। ये सारी चीजें हैं, ये सारा का सारा खेल वही है। इस खेल को समझने नहीं देना चाहते आपको लोग। उन्होंने क्या करा, अब इसको मोल्ड कर लिया। पहले सारा का सारा जंगलों में खेल चल रहा था, भाई जब जंगलों में उनकी चल नहीं पा रही है, अब सारी की सारी चीजें दिमाग से, किताबों से। देखिए, आदिवासियों की आपके आपके दिमाग आदिवासियों को की बेटियां उठाई हैं इन्होंने। प्रकाश जी, वही मैं बताने वाला हूं। इन लोगों ने आपकी किताबों से लेकर आपके स्कूलों और आपके जंगलों तक और आपके घर को हर जगह कब्जे में लिया हुआ था। धीरे धीरे जैसे जैसे एक एक डॉट को हटाना शुरू किया गया तो ये बिलबिलाने लगे हैं। होता क्या है, जब बरसात के मौसम में बिलों के अंदर पानी भर जाता है ना, तो सांप निकल कर बाहर आते हैं। अब ये सारे के सारे सांप बाहर निकल के आने लगे हैं। अब देश को दिखने लग गया है कि इस देश के अंदर इस देश का नुकसान करने वाले कौन लोग हैं। अब देश को दिखने लग ये गया कल को है। ये लोग मैं अपने ये आप बाहर सोच रहा निकल हूँ, गए ये हैं। कल के माथे पे ना निकाल ले कि मैं हूँ अफजल, मैं हूँ बुरहान, मैं हूँ हाँ, ओसामा। लिखो ना, बहुत बढ़िया है। ऐसे लोगों की जरूरत बहुत है हमारे देश में। आजकल हमारे देश में ना, वो जो अपने जोकर्स होते हैं ना, जोकर्स की कमी है। ऐसे लोगों की जरूरत है एक्चुअल में। और इनको सबको सर्कस में भेजो, और सर्कस के अंदर सेल रहेगा बाहर और ये रहेंगे अपने पिंजरे के अंदर। इन लोगों को भेजो, बहुत जरूरी है इनका, क्योंकि अरे इन भाई, लोगों का पाकिस्तान प्रेम कभी आपको खत्म नहीं होगा। आपको मोदी से आप बताओ ना सर, इसी देश में लोगों ने कहा कि कसाब हिंदू है, आरएसएस ने करवा दिया मुंबई का हमला। हाफिज साहब, ओसामा जी, दाऊद भाई, जाकिर नाइक को इन लोगों ने कहा कि वो तो शांति का मसीहा है, वो शांति भागा का हुआ मसीहा है नहीं है, मसीहा वो पिछले 10 कन्वर्जन साल का से। मसीहा है। उसने कितने लोगों को कन्वर्ट किया है, आप देखो, उसने कितने लोगों को कन्वर्ट किया है हमारे देश में। मैं बता रहा हूं आपको प्रकाश जी, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे अभी भी आपको, जो जाकिर नाइक से ज्यादा खतरनाक है। अभी उनके ऊपर भी होमोन करने की जरूरत है। और ये जो अर्बन नक्सली है ना, इनमें उनके ये बाप बनकर बैठे हुए हैं लोग। ये लोग बड़े बड़े अपने पदों के ऊपर बैठ जाते हैं, और जब फॉरेन फंडिंग्स आती हैं, जब फॉरेन फंडिंग्स आती हैं, तो तब उनको बैठ के चबाते हैं। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। प्रकाश जी, एक चीज और, एफसीआरए अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आपको क्या लगता है किनका फायदा हो रहा है इससे? किसी और का फायदा हो रहा है? जो ये लोग वंदे मातरम नहीं गा रहे हैं ना, ये ऐसे लोगों का फायदा हो रहा है। इनको बहुत फायदा है। ऐसे ही लोग इस देश को कहीं ना कहीं पीछे धकेल रहे हैं, क्योंकि उनका सारा का सारा मनी ट्रेल पता चल जाता लोगों को, ये फंडिंग्स कहां से आ रही हैं। उनकी फंडिंग के ऊपर अभी थोड़ा सा जैसे ही नजर आनी शुरू हुई, ये लोग बिलबिलाने लगे। वो जो पहले बोल रहा था, जैसे ही मानसून में, बारिश में बिलों के अंदर पानी भरना शुरू होता है, सांप बाहर आने लगते हैं। ये सारे के सारे सांप हैं, सारे के सारे। ये देश विरोधी लोग हैं, ये देश विरोधी ताकतें हैं, जो देश के खिलाफ इकट्ठा हो रही हैं। और इन लोगों को हमेशा, अरे दर्शकों आप, में एक चीज बोलूंगा मैं आपको। कहूँ, आप ये बताओ, मैं कहूंगा कि मैं हूं अफजल गुरु, तो सामने वाला मेरे को क्या कहेगा, क्या कहेगा आप बताओ। प्रकाश जी, वो वर्ड मैं यूज नहीं कर सकता, इसको सब देखते हैं, वरना मैं वर्ड बोलता इनके कानों से खून निकल जाता। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है, और वो भाषा धुरंधर मूवी में बहुत अच्छी तरह से यूज हुई है। बहुत अच्छा, बिल्कुल। बहुत सुंदर, अद्भुत, वो तो अद्भुत व्यंजन दिया है उन्होंने। बढ़िया रेसिपी है धुरंधर, अच्छी रेसिपी है। ऐसा ही इन लोगों के जिस साथ किसी होना को भी चाहिए, लगे तभी कि ये लोग मैं हूं सुधरेंगे। नक्सली, उसको धुरंधर देखना चाहिए। अच्छा, एक और उनको बात है, धुरंधर। लोग ये कह हाँ रहे जी, हैं बोलिए। कि राहुल गांधी का जो ऑडियो जो लीक हुआ, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हमारा वाला बजाओ, हमारा वाला बढ़िया है, हमारी वाली मैगी खाया करो, वो मैगी अच्छी है ना। वंदे मातरम और मैगी का कोई फर्क ही नहीं है भाई मेरे।
कड़ाही नहीं पनीर है वो मैगी कि नहीं, वो विकास पास्ता सर की खाते कड़ाही हैं, पनीर उनको की मैगी अलग नहीं रेसिपी खिलानी, है, मेरी कड़ाही उनको पनीर की पास्ता अलग खिलाना है। रेसिपी है ना? और वो कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि कांग्रेस के ही किसी नेता ने जो है पहले ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड किया और धीरे से किसी को भेज दिया, टड़का दिया वहीं से कि ये लो। तो वहां भी धुरंधर बैठे जिन्होंने हैं सर, देश ऐसा नहीं है। को जिन्होंने देश को 60 साल तक डसा है, क्या उनको डसने वाला कोई नहीं होगा? हर कुत्ते का दिन आता है। हाँ हाँ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। दूसरा एक चीज विकास सर, मैं ये समझ रहा था, ये तो जंगल वाले नक्सली तो खत्म हो गए बेचारे, अब रहे नहीं। जो हैं उन्होंने कहा, देखिए सरकार जब काम करती है तो क्या होता है दर्शकों, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। अभी 3 दिन पहले एक तस्वीर आई विकास सर छत्तीसगढ़ से, तमाम वो लड़कियां आदिवासी जिन्होंने बहकावे में आकर या चाहे जिस भी परिस्थिति में बंदूक उठाया, जानते हैं वो लोग परसों तरसों किसी फैशन शो में थे। वो लड़कियां और फैशन शो में रैंप वॉक कर रही थी मॉडल्स के साथ। तो जीवन का बदलाव और सिस्टम जब वाकई में काम करता है तो ये होता है, और जब जब सिस्टम ठान लेता है, देखो जानते हो लाल गलियारा कहते थे वो, लाल सलाम। हमारा हमको याद है 2012-13 में हम लोगों को कॉलेज में एक मिल गए थे भाई साहब, खुद को वामपंथी कहते थे। उन्होंने दिल्ली में कोई कांड को अंजाम दिया विकास सर। हम्म। उस कांड के बाद जब उनको लगा कि पुलिस ढूंढने वाली है तो वो हम लोगों को फोन करें, कह रहे यार प्रकाश कहाँ हो, क्या हो, कैसे? तो क्या हुआ भैया, क्या हुआ? तो कहते थे यार जंगल की तरफ निकलना पड़ेगा। तो मैं समझता नहीं था कि जंगल की तरफ निकलने का क्या मतलब है। ये बहुत दिनों बाद मैं समझा, जब न्यूज चैनलों का हिस्सा रहा, पढ़ाई लिखाई और की किताबें कुछ पन्ने पलटे और जो कुछ फिर देश में नक्सली कर रहे थे वो सब जब देख रहा था, तब समझ में आया कि यार ये जंगल क्यों जाना चाहते थे, और दूसरा हर बात में लाल सलाम कहने का असल मतलब क्या है। तो ये जो पॉलिटिकल फ्रॉड बंदूक के रास्ते से जो किया जा रहा था, जिसमें आम लोगों को, साधारण लोगों को बताया गया कि देखो अडानी तुम्हारी जमीन ले लेगा, अंबानी तुम्हारी जमीन ले लेगा, इसीलिए तुमको हम बचाएंगे। हम कैसे बचाएंगे? अच्छा, बचाने का भी तरीका बड़ा नायाब है। कैसे बचाएंगे? तो तुम्हारे यहाँ रोड नहीं आनी चाहिए, रोड आ जाएगा तो सरकार आ जाएगी। रोड नहीं आएगी तुम्हारे यहाँ। तुम्हारे यहाँ बिजली नहीं आनी चाहिए, सरकार से खुद को दूर रखो, सरकार से हमको कोई बात नहीं करनी है। तो उनका जीवन चलेगा कैसे? हम चलाएंगे तुम्हारा जीवन। तो कैसे चलेगा? तो तुम हमारे गुलाम रहो, हमारे लिए खेती करो, हम जो कह रहे हैं करो, अपनी बेटियों को हमारे पास भेजो, अपनी बहुओं को हमारे पास भेजो। ये था पूरा का पूरा लाल गलियारा। और ये सब क्रांति कर रहे थे, लाल क्रांति। इस लेवल का फ्रॉड, सब जमी दोज हो गए। अब जो इनके दिमाग में जो कीड़ा है, जो कीड़ा, वो कहते थे ना कि हम लाल किले पे झंडा फहराएंगे। सर कसम से 10 साल पहले तो कहते थे ना ये। हमने कहां सोचा था कि इतनी जल्दी ये किया जा सकता है। सच में देश के आम नागरिक को तो हमेशा ये लगा कि हम पाकिस्तान को मार सकते हैं कि नहीं मार सकते हैं, क्योंकि मुंबई का हमला हुआ, हम दुनिया के सामने हाथ फैला रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। प्रकाश जी, हमारी आर्मी कभी नहीं गिड़गिड़ाई, लेकिन हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने हमको हमेशा ऐसा बताया कि हम कर ही नहीं सकते, बहुत बड़ा काम है, सेना लड़ ही नहीं सकती नक्सलियों से, उनके पास एक से एक वेपन है। क्या हो गया? कहां चले गए सब? हाँ सर। प्रकाश जी देखिए ऐसा है, अर्बन नक्सली अगर किसी को बोला गया है, उसका रीजन भी तो होगा ना कोई। देखिए ये जो अर्बन नक्सली है ना, ये लोग, पहले इनका हथियार क्या था? पहले इनका हथियार था न्यूज़पेपर, जो ये अपने चैनलों पे, अपने अपने छोटे-छोटे हिस्सों में चलाते थे, अपने बनाते थे, छोटे-मोटे अपने न्यूज़पेपर चलाते थे, लोगों के पास पहुँचाते थे। और ये ऐसी जगहों पर ही इनका सारा का सारा जो इन्होंने डेरा डाला हुआ था, ये पूरा का पूरा जो लाल कॉरिडोर था, वो कॉरिडोर था कहाँ? जहाँ पर पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल कच्चा माल प्रचुर मात्रा में इंडिया के अंदर था। इन लोगों ने उस पूरे के पूरे एरिया को पिछड़ा रखने के लिए, उसके रिसोर्सेज के ऊपर अपना कब्जा रखने के लिए इन लोगों को उस आंधी के अंदर धकेल दिया, उस कुएं के अंदर धकेल दिया नक्सलिज्म के। नंबर 1, बताइए। आज के वक़्त आज के वक़्त इस देश के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या है? हमारा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रिसोर्स है, वो है इंटरनेट, सोशल मीडिया।
इस वक्त पूरा का पूरा दिमाग, पूरी की पूरी आंखें इस देश की हमेशा इसी के ऊपर रहती है। किसी भी वक्त देश के 40% लोग या तो मोबाइल हाथ में रखते हैं, यूट्यूब उनके साथ होता है, एक्स पे चल रहा होता है या फिर कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनका होता है। इसका मतलब अब ये लोग यहाँ से लोगों को मैनिपुलेट करना शुरू कर रहे हैं। यस, इनके ऊपर यस। वार करना जरूरी है। ये एक्चुअल अर्बन नक्सल है। ये एक्चुअल अर्बन नक्सलिज्म है। यहाँ से ये लोगों की, जो हमारे आम बंदे हैं, सीधे-साधे बंदे, उनकी साइकी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक खुद देखिए ना, जब ये जो जंतर मंतर के ऊपर पूरा का पूरा विरोध प्रदर्शन चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था, वो सिर्फ एक बंदे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन था। लेकिन इन्होंने इस पूरे के पूरे सोशल मीडिया को सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए यूटिलाइज किया, और किस तरह से सिर्फ 10 से 15 दिन के अंदर उन्होंने कितना ज़्यादा भौकाल मचा के रखा। और इनको फ़ायदे कहाँ से मिल रहे थे? और सबसे बड़ी चीज़, मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना भी चुका हूँ, शायद पता नहीं वो भी मेरे बूट्स एंड बॉर्डर पे आया नहीं आया, आई डोंट नो, कि ये लोग इसका फ़ायदा कैसे उठा रहे थे। देखिए एल्गोरिदम्स इनको कहीं न कहीं फ़ायदा दे रहे थे। उन एल्गोरिदम्स ने इनको उस घर तक पहुँचाया, उस आँख तक पहुँचाया जहाँ उनको थोड़ा-सा भी दिखा कि ये थोड़ा-सा इंटरेस्ट ले रहा है। अगर एक बंदा उस स्क्रीन के ऊपर जिस पे वो वीडियो पहुँचा, उसके बाद उसके ऊपर भरमार आने लगी सेम वीडियोज़ की। इसका मतलब इनको मैनिपुलेट करना पता है कैसे करते हैं। ये अर्बन नक्सलिज्म है। ये देश के खिलाफ लोगों को भड़काने की मानसिकता है, और इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है हम लोगों को। यही है एक्चुअल में प्रकाश जी। यार, ये जो लोग बोलते हैं ना, ये तो वही हैं कि तीर चलाओ वत्स, लेने वाले बहुत हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने चुपचाप अपने आप ले लिया। ये वही लोग हैं। इन और लोगों ने कुछ सारी मामलों में कारस्तानी तो करी है। मतलब मुझे मुझे तो ऐसा लगता है, अब तो 12 साल हो गए प्रधानमंत्री मोदी को देखते हुए। मुझे तो ऐसा लगता है कि मोदी जी को पता भी रहता है कि यार ये करूँगा और ये सब ना। हाँ, अब आपने ये बोला तो मैं एक और बात कर देता हूँ। सर, बचपन में हिंदी की किताब में, मुझे लगता है 4th या 5th में, एक चैप्टर था जिसमें था कि कबूतरों का एक झुंड रहता है, और कबूतरों का झुंड रहता है, वो जगह-जगह जाता है दाना चुगने के लिए। तो उसमें कबूतरों का सरदार रहता है। सरदार कहता है कि यार आजकल क्या है कि जगह-जगह जब हम दाना चुनने जाते हैं तो कई जगह शिकारी जो है जाल बिछा के रखते हैं। तो सुनो, तुम लोगों को एक पाठ याद कराता हूँ। पाठ ये था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना। ये सरदार ने सबको याद करा दिया सर। सब कबूतरों को सबक याद भी हो गया। बोले जी सुनाओ, तो सबने सुनाया कि भाई शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। बोला शाबाश, एकदम ऐसे ही याद रखो, कभी भी हम लोगों को नहीं फंसना है। एक जगह शिकारी ने जाल बिछाया, दाना भी डाला, सारे कबूतर आ गए, सब अपना मौज में दाना चुग रहे। सरदार ऊपर बैठा है डाली पे। सरदार बोला कि अरे जाल बिछा हुआ है, संभल के। तब तक क्या हुआ सर, जाल में कबूतर फंस गए थे, लेकिन सब फंस गए। और जब लगा कि अब फंस गए और उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी सब सबक गा रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। मोदी जी का मामला यही है। वो पिछले 12 साल से सबको सबक सिखा तो रहे हैं, लेकिन ये सबक सीख नहीं रहे हो, गाना वही गाते हैं कि मोदी जी आएंगे, जाल बिछाएंगे, दाना डालेंगे, फंसना नहीं है। और ये सब के सब, अब तो कितने मौके हैं ऐसे, यार तुम्हारा नाम लिया नहीं, तुमको बोला नहीं, उड़ता तीर वही वाली बात है कि तीर चलाओ, यहाँ लोग पकड़ ले। भाई क्या मतलब है? देश का पूर्व होम मिनिस्टर कह रहा है कि हम है नक्सली, एक कोई पूर्व चीफ मिनिस्टर कह रहा है हम है नक्सली। तो देश का आम नागरिक तो ये जानता है ना कि नक्सलियों ने इस देश के साथ क्या किया है, उसको तो पता है। और जब तुम आगे से कह रहे हो कि हाँ हम हैं ओसामा बिन लादेन, तो यार लोग, कितने लोग तुम्हारा जिंदाबाद करेंगे मेरे भाई? एक चीज तो है, जो पहले नक्सली थे वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उनको बरगलाया गया, उन्होंने हथियार उठाए। लेकिन जो बंदा ये बोल रहा है कि मैं नक्सली हूं, मैं अर्बन नक्सली हूं, वो बंदा पढ़ा लिखा है, उसको किसी ने बरगलाया नहीं है। इसका मतलब वो सच में नक्सली है, उसकी मानसिकता वही है। ऐसे बंदों को ऐसे बंदों को मैं फिर बोल रहा हूं, सर्कस में भेजना चाहिए। आप समझ जाइए सर्कस कौन सा है वो। उस सर्कस में भेजना चाहिए, शेर रहना चाहिए बाहर और ये रहने चाहिए उस जाल के अंदर। इनको तभी सबक मिलेगा, वरना ऐसे लोग इस देश के आम नागरिकों को, भोले भाले लोगों को
बरगलाते रहेंगे और इन लोगों का बरगलाया जाना तभी बंद होगा। सर ये लोग ऐसा करते हैं फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने ईवीएम हैक कर लिया। यार नहीं, जब तुम खुद प्रधानमंत्री को कह ईवीएम रहे हैक हो कि नहीं हम करते। नक्सली हैं, तो कोई कहां से तुमको कहेगा कि हाँ यार इसको वोट दे दो। नहीं प्रकाश जी, प्रधानमंत्री ईवीएम हैक नहीं करते हैं। मैं आपको पहले बोल चुका हूं, हर चीज के ऊपर एक ही चीज, सिर्फ एक चीज लागू होती है, तीर चलाओ वत्स, उड़ता हुआ तीर लेने वाले बहुत है। आज के थंब में यही लिख देता हूं कि मोदी जी का सिंपल नारा, तीर वो चलाते हैं पकड़ने वाले बहुत हैं। यही थंब लगा देता हूं। थैंक यू सर, जय हिंद। विकास सर बहुत बहुत शुक्रिया ये बातचीत करने के लिए। जय हिंद भारत प्रकाश जी, माता जय की हिंद। जय, वंदे मातरम। भारत माता की सुनिए जय, वंदे विकास सर, हाँ मातरम। संदेश दे दीजिए। वंदे मातरम सर, वंदे मातरम। दोस्तों अच्छा मेरा एक और बात है, एक और बात है। बहुत सारे लोगों को मैंने आज टेलीविजन डिबेट पे कहते सुना कि वंदे मातरम पूरा आता है तो गा के सुनाओ, वंदे मातरम पूरा आता है तो गा के सुनाओ। यार वंदे मातरम जिनको पूरा नहीं आता है वो याद भी कर लेंगे, लेकिन सवाल ये है ना दोस्त, यहाँ नियत, देश की प्रतिष्ठा, देश का सम्मान हमको नहीं याद है या हम नहीं बोल पा रहे हैं। कुछ शब्द उसमें बड़े मुश्किल हैं, जिन लोगों को बोलने में दिक्कत हो रही होगी। बहुत सारे लोग लंबे समय तक ये देश 2 ही लाइन गुनगुना रहा था, अब ये तय हुआ है कि जी हम पूरा गाएंगे तो देश आगे याद वो भी कर लेगा। लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं ना जी, इतना तो कर सकते हैं कि किसी के घर में अगर ब्याह है तो ब्याह में ब्याह का गीत बजे, श्राद्ध में श्राद्ध का गीत बजे। इतना समझ है कि नहीं है? वंदे मातरम या जनगण मन देश के प्रतीकों का सम्मान है। जहां जो मौका है, इतना शरीर से तो भगवान अकल तो इतना दिया ना कि ये भी खाली है। इतना तो अकल दिया है कि सीधे खड़े हो सकते हो, 3 मिनट चैन से रह सकते हो बगैर शोर शराबे के, थोड़ा सा अभिमान लिए कि तुम भारतीय हो, भारत के हो। इतना कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हाँ सर, कंटिन्यू करिए। दोस्तों मेरा अपना YouTube चैनल है बूट्स एंड बॉर्डर, आप सभी से गुजारिश है उसको लाइक और सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। आप मेरा हौसला बढ़ाओ थोड़ा सा। और दूसरी बात, देखिए वंदे मातरम याद होना ना होना अलग चीज है। एक फौजी बंदा जब हाई एल्टीट्यूड में जाता है ना तो उसकी याददाश्त पे बहुत फर्क पड़ता है। आप उसको भी बोलोगे ना कि वंदे मातरम गाओ, मेरे दिल में वंदे मातरम है, लेकिन आप अगर ये बोलोगे भाई याद करके सुनाओ, तो आप मेरा टेस्ट मत लो। टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। मेरे दिल के अंदर वंदे मातरम है, जब बोलोगे तो गा के सुना दूंगा। बेशक मुझे पढ़ना पड़े, लेकिन मेरी नीयत साफ है। मुझे पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ के गा दूंगा। वैसे तो मुझे याद है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 3 मिनट 10 सेकंड का वंदे मातरम मैं लोगों 3 को मिनट सुन 10 रहा सेकंड था, में गा वो दूंगा। कहे कि जी ये सुना दे पहले, ये पहले बोल के सुना दे। अरे यार, ये मानसिकता पंगु मानसिकता है प्रकाश जी लोगों की, और इसको आप कभी ठीक नहीं कर सकते। इनके अंदर वो सिंड्रोम है कि हम सबसे ठीक हैं, हमको सब कुछ आता है। ऐसे लोगों की सिंड्रोम को कभी ठीक नहीं किया जा सकता, और ऐसे लोगों को इसी हालात में रहने देना चाहिए। और आज की बातचीत हम इसी बात में समाप्त करेंगे बस। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद। थैंक यू विकास सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद प्रकाश जी।